पाइप में तंबाकू भरा हुआ था। मैंने पाइप होठों में दबाया। उसने माचिस से तंबाकू सुलगा दिया। थैंक यू, मैं ढेर सारा धुआं उगलता हुआ कृतज्ञ स्वर से बोला। शायद वो पाइप भी मेरे वर्तमान बहुरूप का एक अंग था। फिर उस आदमी ने हाथ बढ़ाकर मेरी नाक से चश्मा उतार लिया। ये क्या कर रहे हो? मैं तीव्र विरोधपूर्ण स्वर से बोला। चुपचाप बैठे रहो, वह कर्कश स्वर से बोला। लेकिन मेरी निगाह बहुत कमजोर है, मैं चश्मे के बिना कुछ नहीं देख सकता। अरे कहा ना चुपचाप बैठे रहो। मैं चुप हो गया। ट्रक किसी अनजानी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। उस आदमी ने मेरा चश्मा अपनी जेब में रख लिया और फिर एक सूटकेस में से एक इंजेक्शन और सिरिंज निकाल लिया। वो इंजेक्शन तैयार करने लगा। मैं अपलक नेत्रों से उसे देखता रहा। अपनी बाहें नंगी करो, आदेश मिला। क्यों? मैं हैरानी से बोला। ये इंजेक्शन किस लिए? ताकि तुम थोड़ी देर आराम कर सको। तुमने बहुत तकलीफ उठाई है। लेकिन इसे पकड़ो, उसने अन्य दो व्यक्तियों को आदेश दिया। दोनों ने मुझे दबोच लिया। तीसरे ने मेरी बाह नंगी की और बड़ी बेरहमी से उसमें सुई घुसेड़ दी। पीड़ा से मेरा चेहरा विकृत हो उठा। मेरे मुंह से हल्की सी कराह निकली। सुई अभी मेरी बाह से बाहर भी नहीं निकली थी कि मेरी चेतना लुप्त होने लगी। मेरी आंख खुली। मैं कुछ क्षण अपनी आंखें मिचमिचाता रहा और फिर आदतन अपने दाएं बाएं हाथ मार मार कर अपना चश्मा तलाश करने लगा। चश्मा में हाथ नहीं लगा। बड़े यत्न से मैंने आंखें खोली और चारों ओर निगाह दौड़ाई। मुझे यह जानकर बड़ी हैरान हुई कि मुझे सब कुछ वैसा ही स्पष्ट दिखाई दे रहा था जैसे चश्मे में से दिखाई देता था। मैं उठकर बैठ गया। उस समय मैं एक बड़े साफ सुथरे कमरे में मौजूद था। कमरे की खिड़कियों पर मोटे पर्दे पड़े हुए थे और कमरे के दो दरवाजों में से दोनों बंद दिखाई दे रहे थे। मैंने अपने शरीर पर निगाह डाली। जो कपड़े मुझे ट्रक में पहनने को दिए गए थे वे उस समय मेरे शरीर पर नहीं थे। उस समय मैं एक खद्दर का कुर्ता पजामा पहने हुए था और एक गद्देदार पलंग पर बैठा हुआ था। कमरे में एक ट्यूबलाइट जल रही थी, लेकिन उसका यह मतलब जरूरी नहीं था कि बाहर अंधेरा था। मेरे पास यह जानने का कोई साधन नहीं था कि मैं कितनी देर बेहोश रहा था और वो दिन का समय था या रात का। मैं पलंग से उतरा। पलंग के पायताने एक ड्रेसिंग गाउन पड़ा था। मैंने गाउन पहन लिया। मैं झिझकता हुआ एक दरवाजे पर पहुंचा। वो दरवाजा बड़ी मजबूती से बाहर से बंद था। मैं दूसरे दरवाजे पर पहुंचा। दूसरा दरवाजा मेरे धक्का देते ही खुल गया। वो दरवाजा बाथरूम का था। मैं खिड़कियों के पास पहुंचा। भारी पर्दों के पीछे मुझे मजबूती से बंद खिड़कियां दिखाई दी। उनमें बाहर झांकने लायक एक छोटी सी झिरी तक नहीं थी। कमरे में एक अलमारी थी जिसमें मुझे अपने जूते, बेल बॉटम जीन, कुत्ते के कानों वाली छपी हुई स्किन फिट कमीज और बैन द बम वाली जैकेट टंगी दिखाई दी। मैं बाथरूम में पहुंचा। वॉश बेसिन के ऊपर लगे शीशे में मैंने अपनी सूरत देखी। ये बात स्पष्ट हो गई कि मुझे चश्मे के बिना पूरा दिखाई कैसे दे रहा था। मेरी आंखों की पुतलियां काली की जगह नीली हो गई थी। निश्चय ही मेरी आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस फिट कर दिए गए थे। मैंने आदतन अपने हाथ की पीठ को अपनी आंखों पर और फिर अपनी ठोड़ी पर रगड़ा। चेहरे से साफ जाहिर होता था कि मुझे शेव किए कम से कम 2 दिन हो गए थे। इसका मतलब था कि मैं कम से कम 2 दिन से लगातार बेहोश था, क्योंकि जेल से निकासी से फौरन बाद मेरी शेव करके मेरे चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ तराशी गई थी। वॉश बेसिन पर शेव और टॉयलेट का पूरा सामान पड़ा था। मैंने पहले दांत साफ किए और फिर शेव की। नीली आंखों और फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ की मौजूदगी में अब मैं कम से कम पंजाबी या भूतपूर्व सिख नहीं लग रहा था। वास्तव में मुझे जेल से निकालने वालों ने मेरी भूतपूर्व सूरत के सारे ट्रेडमार्क मेरे व्यक्तित्व से निकाल दिए थे। उनमें से चश्मे की जगह कॉन्टैक्ट लेंस वाला आइडिया सबसे जोरदार था और इसका ख्याल मुझे भी बहुत पहले आना चाहिए था। बाथरूम में गीजर लगा हुआ था। नल में गर्म पानी आ रहा था। मैंने कपड़े उतार दिए। कपड़े उतारते ही मुझे एक नई चीज दिखाई दी। मेरे गले में एक जंजीर लटकी हुई थी जिसके सिरे पर एक बड़ा सा कंठा था। कंठे पर लिखा था, हरे कृष्ण हरे राम। मुझे जेल से निकालने वाले निश्चय ही गहरी सूझबूझ के स्वामी थे। उन्होंने मेरी काया पलट करने में बहुत दूरदर्शिता का परिचय दिया था। लेकिन अफसोस था तो इस बात का, जिस 25 लाख रुपए की खातिर वे लोग मेरी इतनी सेवा कर रहे थे वो उन्हें कभी भी हासिल होने नहीं वाला था। मैं रगड़ रगड़ कर नहाया और फिर मैंने कपड़े पहन लिए।
पलंग की बगल में रखी छोटी सी गोल मेज पर पाइप, माचिस और तंबाकू पड़ा था। वहीं मेरा सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा भी पड़ा था। मैंने पाइप तैयार किया और उसके लंबे लंबे कश लगाने लगा। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। मैं सोचने लगा, इमारत में मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। जोर जोर से चिल्लाऊं, दरवाजा पीटूं या कुछ और? तभी मुझे बंद दरवाजे की चौखट में लगा एक पुश बटन दिखाई दिया। क्या पता ये इमारत में कहीं और बजने वाली घंटी का पुश बटन हो। मैंने उस पुश बटन को 2-3 बार दबाकर छोड़ दिया। जवाब में मुझे इमारत में कहीं घंटी बजने की आवाज सुनाई नहीं दी। या तो वो कमरा साउंड प्रूफ था, या वो इमारत बहुत बड़ी थी और घंटी बहुत दूर लगाई हुई थी, और या फिर उस पुश बटन का संबंध किसी घंटी से था ही नहीं। लेकिन संबंध था। बंद दरवाजे के ताले के छेद में से चाबी घूमने की आवाज आई। दरवाजा खुला। चौखट पर 2 आदमी प्रकट हुए। एक बाहर गलियारे में ही रह गया और दूसरा भीतर आ गया। तुरंत दरवाजा बंद हो गया और ताले में चाबी घूम गई। जो आदमी भीतर आया था वो एक लगभग 40 साल का, सिर से एकदम गंजा, हृष्ट पुष्ट एक आदमी था। उसका दायां हाथ अपने कोट की जेब में था और उस हाथ में निश्चय ही रिवॉल्वर थी। बाहर वाला आदमी भी सशस्त्र था। मुझे उसकी पतलून की बेल्ट से जुड़ा होल्स्टर दिखाई दिया था। मेरी सुरक्षा का तगड़ा इंतजाम था। मैं उन्हें धोखा देकर वहां से भाग नहीं सकता था। गंजे ने मेरे पास आने की कोशिश नहीं की। वह दरवाजे से 2 कदम आगे बढ़कर खड़ा हो गया। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभरी और वो बोला, हेलो। मैं कहाँ हूँ? मैं बोला, हिंदुस्तान में। उत्तर मिला, हिंदुस्तान में तो हूँ, लेकिन कहाँ? हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है। तुम्हारे लिए हिंदुस्तान शायद उतना बड़ा नहीं। जिस सरगर्मी से पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही है, वैसे आजाद हिंदुस्तान में शायद ही किसी की तलाश हुई हो। लेकिन फिर भी तुम जहां भी हो एकदम सुरक्षित हो। कम से कम इतना तो बता दो कि दिन है या रात है। क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो शायद नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम मुझे इतना तो पता लगे कि मुझे अभी ब्रेकफास्ट की मांग करनी है या लंच की या डिनर की। ओह, अभी भोजन आ रहा है। उसे तुम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो चाहे समझ लेना। बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं खामखा आगे बढ़ा। वहीं खड़े रहो, गंजा एकाएक कर्कश स्वर में बोला। मैं ठिठक गया। गंजा दरवाजे के पास पहुंचा। उसने बेल पुश धीरे से दबाकर छोड़ दिया। दरवाजे में फिर चाबी घूमी, दरवाजा खुला और एक वर्दीधारी वेटर एक ट्रॉली धकेलता हुआ भीतर प्रविष्ट हुआ। उसने ट्रॉली पलंग के साथ खड़ी कर दी और स्वयं आदरपूर्ण मुद्रा बनाए एक ओर खड़ा हो गया। मैंने देखा, ट्रॉली भोज्य पदार्थों से भरी पड़ी थी। फल, कॉफी और स्कॉच की एक बोतल से लेकर कई सामेश निरामिष भोजन ट्रॉली पर उपस्थित थे। ट्रॉली में इतना मसाला था कि मैं उसे 4-5 दिन में भी खत्म नहीं कर सकता था। बाकी मेहमान कहाँ हैं? मैंने पूछा। कैसे मेहमान? गंजा उलझन पूर्ण स्वर से बोला, जो मेरे साथ इस दावत में शामिल होने वाले हैं। तुम्हारे साथ कोई शामिल नहीं होने वाला। तो क्या ये सारा खाना मैं अकेले खाऊंगा? जरूरी नहीं, जो पसंद हो खाओ, बाकी वेटर वापस ले जाएगा। और दोस्त, मजाक करने की कोशिश मत करो। मुझे मस्खरे आदमी पसंद नहीं। अरे मजाक तो तुम मेरे साथ कर रहे हो, जो मेरे लिए इतना खाना मंगाया है। मैं आदमी हूं या राक्षस? ऐसा इसलिए किया गया है, गंजा तनिक नम्र स्वर से बोला, क्योंकि हमें तुम्हारी पसंद नहीं मालूम और मैं ये नहीं चाहता था कि कोई बार बार चक्कर लगाए। आगे से तुम जो चाहोगे वही मिल जाएगा। यानी कि मुझे काफी अरसे तक यहाँ कैद रहना पड़ेगा? अब ये तो तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम्हारा अपने साथियों से संपर्क का कोई आसान साधन है तो तुम्हारी निकासी जल्दी संभव हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ से बाहर निकलने से पहले तुम्हारे लिए हमें 25 लाख रुपए दिलवाना बहुत जरूरी है। अरे लेकिन यहाँ से निकले बिना मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें रुपयों का इंतजाम तो यहाँ से निकले बिना ही करना होगा। बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित करने के लिए हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं। और अगर मैं जल्दी ही कुछ ना कर पाया तो बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? नमूना खाना खाने से पहले देखना चाहते हो या बाद में? पहले नहीं, मैं जल्दी से बोला। मैं एक क्षण ठिठका और फिर धीरे से बोला, और बाद में भी नहीं? समझदार आदमी हो। मैंने भर पेट खाना खाया। बाद में मैंने एक कप कॉफी बनाई और उसे ट्रॉली से अलग रख दिया। स्कॉच की बोतल मैंने ट्रॉली में से पहले ही उठा ली थी।
गंजे के संकेत पर वेटर ट्रॉली वापस ले गया। उस दौर में दरवाजा मजबूती से बंद रहा था। बड़ी विकट स्थिति थी। मुझे जेल में से निकालने में तो वे लोग मेरे मददगार साबित हुए थे, लेकिन अब यहां से निकलने में तो कोई मेरी मदद नहीं करने वाला था। और यहां मैं जेल से ज्यादा सख्त कैद में था। प्रत्यक्षतः मैं भावहीन चेहरा लिए कॉफी और पाइप का आनंद लेता रहा। मैं चला, गंजा बोला। किसी चीज की जरूरत हो तो घंटी बजा देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम्हारा नाम क्या है? गंजा एक क्षण हिचकिचाया और फिर बोला, तुम मुझे चौधरी के नाम से पुकार सकते हो। और वास्तव में तुम्हारा नाम क्या है? कहा ना, तुम मुझे चौधरी के नाम से पुकार सकते हो। मैं चुप हो गया। गंजे ने घंटी बजाई, दरवाजा खुला। गंजा बाहर निकला, दरवाजा फिर बंद हो गया और उसमें ताला लग गया। 2 दिन इसी प्रकार गुजर गए। उस स्थिति से निकलने की मैं कोई तरकीब नहीं सोच सका, न ही मैं गंजे को बरगलाने के लिए कोई मुनासिब कहानी तैयार कर सका। अंत में मैंने यही फैसला किया कि मैं उसे सच सच सारी बात बता दूं। तीसरे दिन मैंने गंजे से मुलाकात होते ही उसे ईमानदारी से पूरी दास्तान सुना दी। सारी बात सुनने के बाद गंजे का चेहरा बेहद गंभीर हो उठा। वह कितनी ही देर संदिग्ध निगाहों से मुझे घूरता रहा और फिर कर्कश स्वर से बोला, तुम्हारी मर्जी क्या है? मेरी क्या मर्जी होगी? मैं असहाय स्वर से बोला, अब तो तुम बताओ, तुम्हारी क्या मर्जी है? देखो, तुम्हारी कहानी दमदार तो है, लेकिन विश्वसनीय नहीं। लेकिन मेरे सब्र का पैमाना भर चुका है। मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे की और मोहलत दे रहा हूं। अगर उतने समय में तुमने अपनी ट्यून नहीं बदली तो फिर तुम्हारा भगवान ही मालिक है। लेकिन चौधरी साहब, मैंने कहना चाहा। छोड़ो, चौधरी ने मेरी ओर हथेली फैलाई, जैसे मेरे मुंह से निकले शब्द वापस मेरे मुंह में धकेलना चाहता हो। हम वैसे ही जानते हैं और मानते हैं कि तुम बेहद होशियार आदमी हो, इसलिए अपनी होशियारी को और ज्यादा साबित करने की कोशिश मत करो। भविष्य में हमारे साथ होशियारी दिखाने के बहुत मौके आएंगे। विश्वास जानो, ये कोई मुनासिब मौका नहीं है। मैं कल इसी वक्त फिर आऊंगा। कल हमारा हक हमें दिलाने के लिए या अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। उसने कॉल बेल का बटन दबा दिया। सुनो, मैं एकाएक बोला। बोलो, वो बोला। मुझे विस्की और मिल सकती है? उसने मेज पर पड़ी खाली बोतल पर निगाह डाली और तनिक अनिच्छापूर्ण स्वर से बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो चला गया। 10 मिनट बाद जॉनी वॉकर ब्लैक लेवल की नई बोतल मेरे पास पहुंच गई। मेरी खातिरदारी ही इस बात का सबूत थी कि वे मुझे बहुत बड़ा अपराधी समझ रहे हैं और वे भविष्य में मुझसे बहुत आशा रखते हैं। मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। मेरे पास केवल 24 घंटे का समय था और उतने समय में मुझे किसी प्रकार वहां से निकल भागना था, जो कि वर्तमान स्थिति में एक असंभव कृत्य मालूम होता था। गंजा वहां सशस्त्र आता था। जब तक वो वहां ठहरता था, वह न तो अपनी जेब से हाथ निकालता था और न मेरे पास फटकता था। वैसे भी वो मुझसे डबल आदमी था। मेरे जैसे आदमी के लिए उसे अपने अधिकार में कर लेना असंभव नहीं तो बेहद कठिन जरूर था। अगर मैं उसे अपने अधिकार में कर भी लूं, तो भी उस कमरे से बाहर निकलना संभव नहीं था। बाहर जो सशस्त्र आदमी पहरे पर मौजूद था, दरवाजा खुलते ही उसे चौखट पर गंजे की शक्ल दिखाई देना जरूरी था। उसे गंजा न दिखना ही इस बात का सबूत था कि कोई गड़बड़ हो गई है। और फिर पता नहीं उस इमारत में उस जैसे और कितने सशस्त्र गार्ड मौजूद थे और उस इमारत में सुरक्षा के और क्या-क्या इंतजाम थे। मैंने पाइप सुलगा लिया और तेजी से कमरे में चहलकदमी करने लगा। मुझे फौरन कुछ न कुछ करना ही था। गंजा हमेशा कमरे में घुसते ही दरवाजे के पास खड़ा हो जाता था और मेरी ओर मुंह करके बातें करने लगता था। उसके पीछे पहुंचना तो दूर, वो मुझे अपनी ओर कदम भी नहीं बढ़ाने देता था। मेरी सबसे पहली समस्या तो यही थी कि मैं किसी प्रकार गंजे के पीछे पहुंच जाऊं। यह तभी संभव था जबकि उस सीमित स्थान में वो मुझे कहीं और समझे और मैं वास्तव में कहीं और हूं। अगर वो समझे कि मैं बाथरूम में हूं, लेकिन वास्तव में मैं दरवाजे की बगल में दीवार के साथ पीठ लगाए तैयार खड़ा हूं, तो काम बन सकता था। मैं बाथरूम में पहुंचा। मेरी निगाह टॉयलेट के फ्लश की जंजीर पर पड़ी। मैंने जंजीर खींची। पानी जोर की गड़गड़ की आवाज करता हुआ टॉयलेट के भीतर गिरने लगा। कुछ क्षण बाद शांति छा गई। मुझे गंजे का ध्यान अपनी ओर से हटाने की तरकीब सूझ गई। मैंने अपना पजामा कुर्ता उतार दिया। मैंने सेफ्टी रेजर में से ब्लेड निकाला और उसकी सहायता से मैं बड़े हिसाब से दोनों कपड़ों के टुकड़े करने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने कमीज और पजामे को एक लंबी और मजबूत रस्सी में परिवर्तित कर लिया। मैंने उस रस्सी का एक सिरा टॉयलेट की जंजीर से बांधा
और रस्सी को पानी के पाइप के नीचे से गुजारकर बाथरूम के दरवाजे से बाहर ले गया। वहां से मैंने उसे खिड़कियों के रोशनदानों को बंद करने और खोलने के खटकों के हुक से गुजारा। रस्सी छोटी पड़ गई। मैंने ड्रेसिंग गाउन की डोरी निकालकर उससे आगे जोड़ दी। अब रस्सी दीवार के साथ साथ पर्दों के पीछे पीछे गलियारे की ओर के बंद दरवाजे तक पहुंच रही थी। वहां मैंने रस्सी का दूसरा सिरा दरवाजे के बगल में मौजूद एक खूंटी से बांध दिया। मैंने खूंटी के समीप रस्सी को खींचा, भीतर बाथरूम में जंजीर खींची और फ्लश चलने की गड़गड़ की आवाज मेरे कानों तक पहुंची। मैंने संतुष्टिपूर्ण ढंग से सर हिलाया। सारे सिलसिले में एक ही खराबी थी कि जहां जहां रस्सी पर्दों के पीछे से नहीं गुजर रही थी, वहां वो साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि कमरे के भीतर घुसते ही फौरन गंजे की निगाह उस पर नहीं पड़ेगी। मैंने अलमारी से निकालकर बेल बॉटम जीन, कमीज और जैकेट पहनी और गाउन अलमारी में डालकर अलमारी बंद कर दी। अपना सुनहरा फ्रेम वाला चश्मा भी मैंने मेज से उठाकर जैकेट की जेब में रख लिया। हालांकि उसकी मुझे तुरंत जरूरत नहीं थी। मैंने अपनी एक जुराब उतारी। बाथरूम में एक मनी प्लांट पड़ा था। मैंने उसके गमले में से ढेर सारी मिट्टी जुराब के मुंह पर गांठ लगा दी। मैंने मिट्टी से भरी वो जुराब अपनी जैकेट की जेब में डाल ली। बाहर मेज से मैंने जॉनी वॉकर की नई बोतल उठाई और उसे बाथरूम में ले गया। मैंने उसकी सील तोड़ी और बोतल की आधी विस्की वॉश बेसिन में डालकर ऊपर से नल का चला दिया। बाकी की बची विस्की समेत बोतल मैंने यथास्थान मेज पर रख दी। मैं चाहता था कि गंजा मुझे नशे में समझे। अगले आधे घंटे में मैंने रस्सी खींचकर कई बार ये चेक किया कि टॉयलेट का फ्लश ठीक से चलता था या नहीं। फ्लश हर बार चला। अपने इंतजाम से पूरी तरह संतुष्ट होकर मैंने कॉल बेल बजा दी। अपने बुरी तरह धड़कते दिल के साथ मैं दरवाजे की बगल में दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हो गया। मैंने मिट्टी से भरी जुराब जेब से निकालकर अपने हाथ में ले ली। अन्य कई आशंकाओं के साथ एक नई आशंका भी मेरे मन में पनप रही थी। घंटी बजाने पर गंजा हमेशा अकेला वहां आता था। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार गंजा अपने साथ किसी और को ले आए, या गंजा आए ही ना, उसके स्थान पर कोई और आ जाए और बाहर खड़ा गार्ड उसके पीछे दरवाजे का ताला ही ना लगाए। ताले में चाबी घूमने की हल्की सी आवाज आई। मैंने मन ही मन वाहेगुरु का नाम लिया और खूंटी के साथ बंधी रस्सी खींच दी। दरवाजा खुला। साथ ही बाथरूम में जोर से फ्लश चलने की आवाज हुई। गंजे ने सावधानी से मेरे कमरे में कदम रखा। वो अकेला ही था। मेरी जान में जान आई। बाथरूम में फ्लश चलने की आवाज सुनकर उसके चेहरे से अत्यधिक सतर्कता के भाव उड़ गए। फिर उसकी निगाह मेज पर पड़ी आधी खाली जॉनी वॉकर की बोतल पर पड़ी। वो बिल्कुल आश्वस्त दिखाई देने लगा। उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया और स्वयं दरवाजे से 2 कदम आगे बढ़ गया। बाहर से ताले में चाबी घूमने की आवाज आई। गंजा बाथरूम की ओर देख रहा था। मैं उसके एकदम पीछे था। मेरी तरकीब काम कर गई थी। वो मुझे बाथरूम में समझ रहा था। मैंने अपनी पूरी शक्ति से मिट्टी से भरी जुराब का प्रहार उसकी कनपटी पर किया। उसके मुंह से एक हल्की सी सिसकारी निकली। उसके घुटने मुड़े और वो हल्की सी धप की आवाज के साथ फर्श पर आ गिरा। मैं निस्तब्ध खड़ा रहा। क्या गंजे के नंगे फर्श पर गिरने की आवाज बाहर सुनाई दी थी? कितनी ही देर में पत्थर की प्रतिमा की तरह दरवाजे की ओर कान लगाए खड़ा रहा, लेकिन शायद आवाज बाहर नहीं गई थी। अगर आवाज बाहर गई होती तो अभी तक कुछ न कुछ हो गया होता। मैं फिर फर्श पर अचेत पड़े गंजे की ओर आकर्षित हुआ। मैंने उसकी जेब में से रिवॉल्वर निकालकर अपने अधिकार में की। फिर मैंने उसकी जेब में से लगभग 800 रुपए के नोट और सारी खरीज निकालकर अपनी जेब के हवाले की। मैंने वो रस्सी खोल ली जो फ्लश चलाने के लिए इस्तेमाल हो चुकी थी। उसी रस्सी से मैंने गंजे के हाथ पांव बांध दिए और कपड़े का एक टुकड़ा उसके मुंह में ठूंस दिया। मैं पलंग के पास पहुंचा। पलंग का गद्दा रुई से भरा हुआ था। मैंने ब्लेड की सहायता से गद्दा फाड़ डाला और उसकी सारी रुई निकालकर खिड़की के पास एक कोने में जमा कर दी। रुई के ऊपर मैंने बोतल में बची सारी विस्की उड़ेल दी। उन तमाम क्रियाओं के दौरान मैं बीच बीच में कुछ न कुछ बोलता जा रहा था, ताकि अगर बाहर कोई सुन रहा हो तो उसे ऐसा लगे कि भीतर वार्तालाप के अतिरिक्त कुछ नहीं हो रहा था। उसी क्षण गंजे के शरीर में हरकत हुई। मैं गंजे के सामने पहुंचा। मैंने रिवॉल्वर उसकी ओर तान दी। उसे होश आ चुका था। अपनी ही रिवॉल्वर अपनी ओर तनी देखकर उसके नेत्र फट पड़े। वो उतना सूरमा नहीं था
जितना कि वो इतने दिन स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश करता रहा था। वह साफ साफ भयभीत दिखाई दे रहा था। गंजे खलीफा, मैं धीमे किंतु स्पष्ट स्वर से बोला, मैं यहाँ से निकलने जा रहा हूँ, और मर्जी से या बिना मर्जी से इस अभियान में तुम मेरी मदद करोगे। इसी में तुम्हारी भलाई है। इतना याद रखो, अगर कोई गोली चली मेरी ओर से या बाहर मौजूद तुम्हारे साथियों की ओर से, तो सबसे पहले तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से किनारा करेगी। समझ गए? उसने जल्दी जल्दी सहमति सूचक ढंग से सर हिलाया। गुड, अब उठकर खड़े हो जाओ। लेकिन उठना उसके बस की बात नहीं थी। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे और टांगे आपस में बंधी हुई थी। मैंने उसके पांव के बंधन खोल दिए। वो लड़खड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ। मेरे संकेत पर वो दरवाजे के पास दरवाजे की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। मैंने एक माचिस जलाई और उसे कोने में पड़े विस्की में बसे रुई के ढेर की ओर उछाल दिया। रुई भक से जल उठी। मैंने जल्दी से घंटी का बटन दबा दिया। मैं रिवॉल्वर हाथ में लिए गंजे के एकदम पीछे खड़ा हो गया। चेतावनी के रूप में रिवॉल्वर की नाल मैंने गंजे की पीठ से सटाई हुई थी। ताले में चाबी घूमी। अब तक रुई से निकली आग खिड़की के पर्दे को भी लग चुकी थी। दरवाजा खुला। मैंने पूरी शक्ति से गंजे को सामने की ओर धक्का दिया और गला फाड़ कर चिल्लाया, आग! आग! गंजा संभलने के उपक्रम में सीधा सशस्त्र गार्ड की छाती से जाकर टकराया। गार्ड के हाथ में रिवॉल्वर थी, लेकिन वो बुरी तरह हड़बड़ाया हुआ था। उसकी निगाह या तो गंजे पर पड़ी थी या आग पर। मैं तो शायद उसे दिखाई तक नहीं दिया था। ज्यों ही गंजा उससे टकराया, दोनों एक दूसरे से उलझे उलझे फर्श पर लौट गए। गार्ड के हाथ से रिवॉल्वर निकलकर दूर जा गिरी। मैं छलांग मारकर दोनों के शरीरों को पार कर गया और गलियारे में सरपट भागा। मेरे पीछे गार्ड चिल्लाया। मैं मोड़ काट कर दाईं ओर के गलियारे में भागा। उसके सिरे पर नीचे और ऊपर दोनों ओर जाने वाली सीढ़ियां थी। मैं ऊपर भागा क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि वे लोग मुझसे नीचे भागने की अपेक्षा करेंगे। निचली मंजिल पर शोर मच गया था और वो सारी मंजिल भागते कदमों से गूंजने लगी थी। मैंने एक कमरे का दरवाजा ठेला। कमरा खाली था। मैं भीतर घुस गया और मैंने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। वहां मेरी निगाह खुली खिड़की से बाहर पड़ी। तब मुझे पहली बार पता लगा कि बाहर शाम ढल रही थी और रात का झुटपुटा फैल रहा था। अरे आग की ऐसी की तैसी! एकाएक गंजे का गर्जदार स्वर मेरे कानों पर पड़ा। इमारत जलती है तो जल जाने दो। तुम लोग फौरन उस लौंडे को पकड़ो, वरना बॉस हम सबको कच्चा चबा जाएगा। नरपत, तुम सामने के दरवाजे पर पहुंचो। मुरारी, तुम पीछे जाओ। बाकी हम सब लोग इमारत की तलाशी लेते हैं। वो तीसरी मंजिल पर नहीं है, एक अन्य आवाज आई। मैं अभी ऊपर से आया हूं। फिर वो जरूर पहली मंजिल पर होगा, गंजा बोला। एक एक कोना छान मारो, वो यहीं कहीं छुपा होगा। वो अभी इमारत से बाहर नहीं निकल पाया है। 1 मिनट पहले तक मेन गेट पर कैलाश खड़ा था। उसने उसे निकलते नहीं देखा है। आग सारी इमारत में फैल जाने का खतरा है। अच्छा है वो बचकर जाने ना पाए, चाहे वो आग में भुन क्यों ना जाए। मैं तीसरी मंजिल पर ही था। क्योंकि किसी ने कहा था कि मैं तीसरी मंजिल पर नहीं हूं, इसलिए जाहिर था कि वे लोग बाकी सारे स्थान तलाश कर चुकने के बाद ही वहां पहुंचेंगे। लेकिन मैं अधिक देर वहां रुका नहीं रह सकता था। दूसरी मंजिल पर आग फैल जाने की सूरत में मेरा बच निकलना वैसे ही कठिन हो जाता। मैंने खिड़की से बाहर झांका। खिड़की इमारत की साइड में खुलती थी और बगल में एक पानी का पाइप ग्राउंड तक जा रहा था। मैं खिड़की से बाहर लटक कर प्रोजेक्शन पर आ गया। मैंने पाइप पकड़ा और उसके सहारे तेजी से नीचे उतरने लगा। मैं निर्विघ्न ग्राउंड तक पहुंच गया। इमारत की साइड से होता हुआ मैं सामने की ओर बढ़ा। मोड़ पर पहुंचकर मैंने सावधानी से आगे झांका। मुख्य द्वार की सीढ़ियों के सामने हाथ में रिवॉल्वर लिए एक आदमी खड़ा था, जो निश्चय ही नरपत था, क्योंकि गंजे ने नरपत को ही सामने दरवाजे की रखवाली का आदेश दिया था। मैंने मन ही मन निश्चय किया और फिर दीवार की ओर छोड़कर खुले में आ गया। नरपत, मैंने धीरे से आवाज दी। पहली आवाज उस तक नहीं पहुंची तो दूसरी बार मैं तनिक उच्च स्वर में बोला, नरपत। नरपत ने मेरी दिशा में देखा। मैंने जोर जोर से हाथ हिलाकर उसे अपने पास आने का संकेत किया और साथ ही अर्थपूर्ण ढंग से इमारत की साइड में देखा। तब तक अंधकार छा चुका था और कंपाउंड में जलता हुआ इकलौता बल्ब इतने बड़े कंपाउंड का अंधकार दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। मेरे उस एक्शन का नरपत पर बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। उसने मुझे अपना ही कोई साथी समझा और समझा कि शायद मुझे भगौड़े कैदी का कोई सुराग मिल गया था। वो भागता हुआ मेरे पास आया और बोला, कहाँ है? तभी उसकी दृष्टि मेरे चेहरे पर पड़ी। हैरानी से उसका मुंह खुल गया और आंखें फट पड़ी।
लेकिन इससे पहले वो अपना रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा भी कर पाता, मैंने अपने हाथ में थमी रिवॉल्वर का भरपूर वार उसकी कनपटी पर किया। उसकी खोपड़ी खुल गई और वो भर कर जमीन पर आ गिरा। मैं जान बचाकर कंपाउंड से बाहर की ओर भागा। मैं कंपाउंड से बाहर निकल आया। किसी ने मुझे रोका नहीं, किसी ने मुझे टोका नहीं, ना ही मुझे अपने पीछे कोई चेतावनी भरी आवाज सुनाई दी और ना ही कोई गोली चली। सड़क पर आकर भी मैं रुका नहीं। पता नहीं वो इमारत दिल्ली के कौन से भाग में थी, पता नहीं दिल्ली में थी भी या नहीं। मैं जिधर सींग समाये सरपट भाग निकला। संयोगवश वो सुनसान इलाका था। वहां मुझे इस प्रकार भागता देखकर हैरान होने वाला कोई नहीं था। जब तक मेरे दम में दम रहा, मैं भागता रहा। अपने हिसाब से तब तक मैं इमारत से काफी दूर निकल आया था। अंत में मैं एक स्थान पर रुका और जोर जोर से हांफने लगा। जहां मैं उस समय खड़ा था, उसके बगल में एक काफी चलती हुई सड़क थी, जिस पर से कि काफी मोटर ट्रैफिक गुजर रहा था। अपनी सांस पर काबू पा चुकने के बहुत देर बाद मुझे ध्यान आया कि गंजे से छीनी हुई रिवॉल्वर अभी भी मेरे हाथ में थी। पहले तो मैंने रिवॉल्वर को वहीं फेंक देने का इरादा किया, लेकिन फिर सोचकर मैंने उसे अपनी पतलून की बेल्ट में खोस लिया और ऊपर से जैकेट की जिप छाती तक बंद कर ली। फिर मैंने जेब से पाइप निकालकर सुलगाया और फिर बड़े तृप्तिपूर्ण ढंग से उसके कश लगाता हुआ सड़क के साथ साथ चलने लगा। एक खाली स्कूटर पीछे से मेरे समीप आकर जरा धीमा हुआ। स्कूटर ड्राइवर ने प्रश्न सूचक नेत्रों से मेरी ओर देखा। मेरे हाथ के संकेत पर उसने स्कूटर रोक दिया। मैं स्कूटर में बैठ गया और बोला, रीगल। स्कूटर तेजी से सड़क पर दौड़ चला। सुनो, एकाएक मैं बोला, ये कौन सी जगह थी? स्कूटर वाले ने एक उचटती सी निगाह मुझ पर डाली और तनिक हैरानी भरे स्वर में बोला, लॉरेंस रोड। मैं चुप हो गया। मैं रीगल पहुंचा। एक आदमी से वक्त पूछा तो मालूम हुआ कि अभी 7 ही बजे थे। मैं रीगल की बुकिंग पर पहुंचा। शो शुरू हो चुका था, लेकिन टिकट मिल रही थी। मैं टिकट लेकर सिनेमा में घुस गया। पता नहीं क्या फिल्म थी और मैंने क्या देखा। लगभग 9:30 बजे मैं सिनेमा से बाहर निकला। मैं फिर से सुलगाया और रीगल वाले ब्लॉक के मोड़ पर रेलिंग के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। सामने सेलर डिस्कोथेक था। आसपास देशी विदेशी हिप्पियों की भरमार थी। कुछ मेरी तरह रेलिंग और सेलर की दीवार के साथ टेक लगाए खड़े थे, कुछ उस छोटे टुकड़े में इधर उधर घूम रहे थे। मेरा अपना हुलिया और लिबास भी उन लोगों से मिलता जुलता ही था। मैं वहां स्वयं को सुरक्षित पा रहा था। थोड़ी देर बाद हिप्पियों के एक झुंड के साथ मैं भी सेलर में घुस गया। भीतर धुएं से भरे अर्ध प्रकाशित हॉल में बीट म्यूजिक गूंज रहा था। कुछ जोड़े उस संगीत की ताल पर अपने शरीर को विचित्र प्रकार से झटके दे देकर हिला रहे थे। मैं जिस हिप्पी ग्रुप के साथ भीतर घुसा था, उन्हीं के साथ मेज पर जाकर बैठ गया। शीघ्र ही मेरी उनसे दोस्ती हो गई। चरस का सिगरेट दायरे में बैठे हम लोगों में से गुजरने लगा। मैंने पाइप बुझाकर जेब में रख लिया और चरस की सिगरेट के 3-4 कश लगा लिए। मेरा सिर घूम गया। उसी ग्रुप की एक हिप्पी बाला मुझे बांह पकड़कर नाचते हुए जोड़ों के बीच में ले गई तो मुझे इनकार या ऐतराज करने की भी सुध नहीं रही। मैं भी भीड़ से मिलकर उस हिप्पी बाला के सामने खड़ा होकर झूम झूम कर हिलने लगा और जमीन पर पांव पटकने लगा। कभी कभार वो हिप्पी बाला सीधी मेरी छाती से आ टकराती थी तो उसके ब्रेजियर के बनावटी बंधन से एकदम आजाद उन्नत वक्ष का धक्का मेरे होश उड़ा जाता था। कभी किसी अन्य सुंदरी के जीन्स से कसे नितंब मुझे पीछे से धक्का दे जाते थे तो मैं आगे किसी के ऊपर जा गिरता था। ऐसे लोगों से और ऐसे माहौल से मेरा पहले कभी वास्ता नहीं पड़ा था। पता नहीं चरस के नशे का असर था या उस माहौल का। मैं उस समय स्वयं को इतना खुश महसूस कर रहा था जितना कि शायद ही पहले कभी किया था। उस समय मेरा जी चाह रहा था कि मैं भी गला फाड़ फाड़ कर गाऊं, इतनी जोर से छलांग मारूं कि मेरा सिर डिस्कोथेक की छत से जा टकराए। मैं अपने सामने खड़ी सुंदरी को अपने आलिंगन में दबोच लूं और तब तक न छोड़ूं जब तक कि उसकी या मेरी एक एक हड्डी ना कड़क जाए। उस समय मैं ये भी भूल गया कि अभी कुछ क्षण पहले मैं मौत के मुंह से निकल कर आया था और दोबारा किसी भी क्षण मौत के मुंह में पहुंच सकता था। डांस खत्म हुआ। मैं हिप्पी सुंदरी की कमर में बाह लपेटे वापस अपनी मेज पर आ गया। चरस का दौर फिर चल पड़ा। मेरे रहे सहे होश भी उड़ गए। पता नहीं कब मेरा मचलता हुआ हाथ हिप्पी सुंदरी की मेरी जांग से सटी जांग पर सरक गया। उसने कोई एतराज नहीं किया। उसने एक मदमाती निगाह मुझ पर डाली और खाने में जुट गई। वो रात मेरी जिंदगी की
एक यादगार रात थी। वो पहली रात थी जब मुझे अपनी खूबसूरत बीवी सुरजीत की बेवफाई का गम होना तो दूर, उसकी याद तक नहीं आई थी। उसी क्षण पहली बार अपनी इलाहाबाद की जिंदगी से मेरा 100% नाता टूटा। उसी क्षण मैंने मन ही मन अजीत वगैरह को पाताल से भी खोद निकालने की कसम खाई। मैंने कसम खाई कि मैं न केवल उनसे अपना हिस्सा वसूल करूंगा, बल्कि मैं उन तीनों को उनकी दगाबाजी की सजा भी दूंगा। डिस्कोथेक बंद होने तक मैं हर क्षण उस हिप्पी बाला के संसर्ग में रहा। आधी रात के बाद मैं उसके और उसके अन्य साथियों के साथ जंतर मंतर के सामने मौजूद एक कथित गेस्ट हाउस में गया, जहां केवल हिप्पी ही ठहरते थे। वहां एक कमरे में 10-10-12 हिप्पी मौजूद थे। उनमें स्त्रियां भी थीं और पुरुष भी। सोने का ये आलम था कि किसी का सिर किसी की टांगों में, और किसी की टांगे किसी की गर्दन में, और किसी की बाहें किसी की छाती पर। रात के 2 बजे थे, लेकिन एक हिप्पी गिटार बजा रहा था और कोई अभिसार का गीत गा रहा था। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। मैं जब सोया था तो अपनी उस शाम की संगिनी हिप्पी बाला से काफी परे हटकर लेटा था। बीच में जब मेरी नींद खुली तो मैंने पाया कि मेरा मुंह उसके अनावृत उरोजों के बीच में धंसा हुआ था। मेरी एक बाह उसकी कमर से लिपटी हुई थी और दूसरी उसके शरीर के नीचे दबी हुई थी। हम दोनों की टांगें एक दूसरे से गुत्थम गुत्था पड़ी हुई थी। उस रात मैंने अपने बहुत से परंपरागत संस्कारों को अपनी आत्मा से धूल की तरह झाड़कर अलग किया। उस रात मैंने अपनी मिडिल क्लास मोरालिटी को यूं अपने व्यक्तित्व से अलग किया जैसे वो कोई गंदी सी लिजलिजी सी चीज थी जो बरसों से मेरे साथ चिपकी मुझे बेपनाह तकलीफ दे रही थी। उस रात मैं एक नया इंसान बन गया। चैप्टर 3। अगले दिन सुबह 8 बजे के करीब मैं नित्य कर्म से निवृत्त होकर गेस्ट हाउस से निकल आया। उस समय मेरी पिछली रात की संगिनी हिप्पी बाला अपने अन्य तमाम संगी साथियों के साथ दीन दुनिया से बेखबर सोई पड़ी थी। कोई भी दोपहर से पहले जागने के मूड में नहीं मालूम होता था। मेरी जेब में गंजे की जेब से निकली रकम अभी भी सुरक्षित थी। पिछली रात से अब तक मैंने उसमें से मुश्किल से 30 रुपए खर्च किए थे। रीगल से मैं तांगे पर बैठकर कुतुब रोड पहुंचा। वहां से पैदल चलता हुआ मैं तेलीवाड़े पहुंचा। तेलीवाड़े का वो मकान तलाश करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई जहां रश्मि मुझे पहली बार लेकर आई थी और जहां नासिर ने मेरी तस्वीरें खींची थी। मकान के दरवाजे पर अब भी एक बड़ा सा ताला झूल रहा था। मैंने ताले की सूरत पहचानी और वापस लौट पड़ा। करतार सिंह नाम के जिस तांगे वाले ने मुझे शुरू में घोड़ा तांगा किराए पर दिलाया था और बाद में भी कई मामलों में मेरी भारी मदद की थी, वो बहुत भरोसे का आदमी था और उस समय मुझे उसकी मदद की सख्त जरूरत थी। मैं 12 टूटी चौक पर पहुंचा। वहां आधा पौना घंटा इंतजार करने के बाद मेरी करतार सिंह से मुलाकात हो गई। वो भी फव्वारे और 12 टूटी के बीच ही तांगा चलाता था। देर सवेर उसने 12 टूटी चौक पहुंचना ही था। करतार सिंह ने घोड़े को पानी पिलाने के लिए खेल के सामने ला खड़ा किया और स्वयं उसके बगल में खड़ा होकर बीड़ी सुलगाने लगा। करतारे, मैं उसके समीप जाकर धीरे से बोला। करतार सिंह मेरी ओर घूमा, उसकी निगाह मुझ पर पड़ी और फिर फौरन मुझसे उचटकर दाएं बाएं फिरने लगी। उसके चेहरे पर उलझन के भाव थे। कमाल है, वह जैसे घोड़े से बोला। क्या कमाल है? मैं बोला। अभी किसी जानी पहचानी आवाज ने मुझे पुकारा था। करतारे, तुझे मैंने पुकारा था। बाबू साहब? वो हैरानी से मेरी ओर देखता हुआ बोला। अरे, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? ओए करतारे दिया पुत्रा, मैं सख्त शिकायत भरे स्वर से बोला। ओए, अपने बनवारी को नहीं पहचानता? करतार सिंह की आंखें फट पड़ी। उसने कई बार सिर से पांव तक मुझे घूरा। मेरी नीली आंखें, साफ सुथरा चेहरा, फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ, हिप्पी लिबास और फिर मुंह में दबा पाइप उसे चकरा देने के लिए काफी था। ओए बनवारी? एकाएक वो हर्षित स्वर से बोला। ओए कंजर दिया, ओए तू तो विलायती साहब बन गया है। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। जरा मेरे साथ इधर आओ, जरूरी बात करनी है। उसने एक अन्य तांगे वाले को अपने घोड़े तांगे पर निगाह रखने के लिए कहा और मेरे साथ हो लिया। मैं उसे वेस्ट एंड तक अपने साथ ले आया। ओ माजरा किया मित्रा, करतार सिंह फिर बोला। तूता साहब? देख करतारे, मैंने उसकी बात काटी। इस वक्त मैं बड़ी मुश्किल में हूँ और मुझे तेरी मदद की सख्त जरूरत है। बाद में मैं कभी गांधीनगर तेरे घर आऊंगा और फिर बड़े इत्मीनान से तुझे सारी दास्तान सुनाऊंगा। फिलहाल तू मेरी बात सुन। सुना, वो उलझन पूर्ण स्वर से बोला। मैंने एक ताला खोलना है। किसका? किसी का, किसी के घर का। पढ़िया जाएगा सालिया, और बीच में मत टोक करतार सिंह। हला, मैंने ताले के निर्मात्री कंपनी का नाम और हुलिया वगैरह बयान कर दिया और कहा,
मुझे पता है, तेरा बल्ली मारान वाला यार तालों में चाबियां लगाने का काम करता है। तू मुझे उससे इस ताले की चाबी ला कर दे। लेकिन बिना ताला देखे और जो कुछ मैंने ताले के बारे में बताया है, उससे चाबी बना लेना नामुमकिन काम नहीं है। अगर एक नहीं है तो उससे क्या 3-4 चाबी बना दे, वो 8-10 चाबी बना दे। लेकिन माजरा की है। देख करतारे, मैं उसका हाथ दबाता हुआ बोला, तू मेरा यार है ना, तो फिर इस वक्त माजरा ना पूछ। जल्दी ही मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। और तू अचानक गायब कहाँ हो गया था? वो भी बताऊंगा। मैं जल्दी ही गांधीनगर आऊंगा। मैं बोतल ले आऊंगा। मच्छी का इंतजाम तू करना, ठीक है? करतार सिंह अनिश्चित सा मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने 10-10 के 2 नोट उसकी मुट्ठी में ठूंस दिए और बोला, जरा काम जल्दी का है, हाँ, फटाफट लौटना। मैं तुझे चौक में ही मिलूंगा। करतार सिंह असमंजसपूर्ण ढंग से सिर हिलाता हुआ वहां से चला गया। मेरे बुरे दिनों के साथ ही करतार सिंह का मंद बुद्धि होना मेरे लिए तो फायदे की ही बात थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके दोस्त बनवारी का यूनियन बैंक की डकैती या जेल से फरार किसी अपराधी से कोई वास्ता हो सकता था। लगभग 12 बजे मुझे करतार सिंह फिर 12 टूटी चौक में मिला। उसने मुझे एक अखबार के कागज में लिपटी हुई 6 चाबियां सौंप दी। साथ में उसने मुझे 10 रुपए वापस करने की कोशिश की, जो मैंने नहीं लिए। मैं जल्द ही गांधीनगर आकर उससे मिलने का वादा बार बार दोहराकर और परजाई नु सत श्री अकाल कहना कहकर वहां से विदा हुआ। मैं वापस तेलीवाड़े के मकान के सामने पहुंचा। गली में इक्का दुक्का आदमी ही आता जाता दिखाई दे रहा था। करतार सिंह की दी चाबियों में से एक चाबी से वो ताला खुल गया। मैं भीतर घुसा और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। मैंने सावधानी से इमारत को टटोलना आरंभ कर दिया। उस सजे सजाए ड्राइंग रूम को छोड़कर जहां मैं पहली बार लाया गया था, इमारत के तमाम कमरों को ताले लगे हुए थे और तालों की शक्ल देखकर साफ मालूम होता था कि वे काफी अरसे से खोले नहीं गए हैं। मैं ड्राइंग रूम में पहुंचा। मैंने इतनी बारीकी से वहां की तलाशी लेनी आरंभ की जैसे कि मैं कोई सुई तलाश कर रहा था। वास्तव में मुझे किसी ऐसे सूत्र की तलाश थी जो अजीत वगैरह को ढूंढने में मेरी सहायता कर सके। लंबी और कड़ी तलाश के बाद संयोगवश ही टेलीविजन के पीछे गिरे पड़े एक अंग्रेजी के जासूसी उपन्यास के बीच में रखी एक रसीद मेरे हाथ आई। रसीद पर एस्प्लेनाड रोड पर स्थित एक फोटोग्राफिक स्टूडियो का पता लिखा हुआ था। रसीद के अनुसार उस स्टूडियो को एक 35 मिलीमीटर की फिल्म बनाने और धुलने के लिए दी गई थी। रसीद पर थॉमसन रोड वाली डकैती से 2 दिन पहले की तारीख पड़ी हुई थी। मैंने वो रसीद जेब के हवाले की और इमारत से बाहर निकल गया। मैंने मुख्य द्वार को पूर्ववत ताला डाल दिया और 6 की 6 चाबियां रास्ते में एक गटर में फेंक दी। कुतुब रोड से एक तांगे पर सवार होकर मैं फव्वारे पहुंचा। वहां से एस्प्लेनाड रोड पास ही था। मुझे रसीद वाले फोटोग्राफिक स्टूडियो को तलाश करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने रसीद स्टूडियो पर बैठे आदमी के सामने रख दी। दुकानदार ने रसीद देखी और बोला, बड़ी पुरानी रसीद है। हाँ, मैंने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। दुकानदार अपने दराज टटोलने लगा। उसे अपने दराजों में उस रसीद के नंबर वाली फिल्म और प्रिंट नहीं मिले। उसने असमंजस पूर्ण नेत्रों से फिर रसीद के नंबर को देखा। उसने अपनी डुप्लीकेट बुक निकाली। वो कुछ क्षण तक डुप्लीकेट बुक देखता रहा और फिर निर्णयात्मक स्वर से बोला, लेकिन भाई साहब, ये फिल्म और प्रिंट तो हम सप्लाई कर चुके हैं। कब कर चुके हैं? रसीद तो मेरे पास है। मैं बोला, फिल्म हमारे पास आप लाए थे? नहीं, मैं तनिक हिचकिचाता हुआ बोला। फिल्म मेरे दोस्त की है और वही वही आपके पास उसे लाया था। मेरा दोस्त दिल्ली से बाहर चला गया है। मैं दिल्ली आ रहा था। उसने मुझे रसीद दी थी कि पेमेंट करके मैं फिल्म और प्रिंट दोनों ले आऊं। आपके दोस्त का नाम नासिर खां है? हाँ। वो भोपाल चले गए हुए हैं? हाँ। लेकिन उन्होंने तो हमें फिल्म और प्रिंट रजिस्टर्ड पार्सल द्वारा भोपाल भेजने का निर्देश दिया था, जो कि हमने कब का भेज दिया है। तो फिर ये रसीद उनके पास कैसे रह गई? ये रसीद तो उनके कथनानुसार खो गई थी। उन्होंने आपको बताना चाहिए था। हमने तो डुप्लीकेट बुक पर रसीद खो गई है लिखकर उनसे हस्ताक्षर भी करवा लिए थे। ये देखिए। और दुकानदार ने डुप्लीकेट बुक मेरे सामने कर दी। दुकानदार ठीक कह रहा था। समझ में नहीं आता नासिर ने फिर रसीद मुझे क्यों दी। दुकानदार चुप रहा। आपने पार्सल कब भेजा था? 1 महीना हो गया, लेकिन पार्सल तो उसे आज तक नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? अरे यही हुआ है। लेकिन भाई, मैं कल ही तो भोपाल से आया हूँ। कल तक तो पार्सल नहीं पहुंचा था। रसीद की बात यूं ही होगी। नासिर की गुम हो चुकी रसीद बाद में मिल गई होगी। आपका पार्सल पहुंचा नहीं। मैं दिल्ली आ रहा था। उसने रसीद मुझे देकर यहाँ आने के लिए कहा ताकि अगर पार्सल आपने ना भेजा हो तो मैं पेमेंट करके प्रिंट ले लूं। लेकिन साहब, पार्सल हम कब का भेज चुके हैं और पेमेंट तो आपके दोस्त तभी कर गए थे जब वो हमें पार्सल भेजने के लिए कहने आए थे। समझ नहीं आता क्या घोरक धंधा है। आपको पूरा विश्वास है आपने पार्सल भेज दिया है? कमाल है साहब।
यह भी कोई भूलने वाली बात है? शायद आपने पता गलत लिख दिया हो। हमने वही पता लिखा था जो आपके दोस्त हमें लिख कर दे गए थे। जरा पता दिखाइए तो। पता तो एक कागज पर लिखा हुआ था जो हमने आज कर लीजिए, शायद कहीं रखा हो। नहीं रखा है साहब। अब तक पता रखकर हमें क्या करना था? मेरा मन निराशा से भर उठा। नासिर का पता मालूम होते होते रह गया था। मैं वहां से लौटने ही वाला था कि एकाएक मुझे ख्याल आया, लेकिन आपने पार्सल की रजिस्ट्री की डाक खाने से मिलने वाली रसीद तो रखी होगी या वो भी फेंक दी है? मैं बोला, वो तो रखी हुई है। दुकानदार बोला, इसलिए रखी हुई है कि बाद में कोई घपला हो तो हम रसीद से ये साबित कर सके कि हमने पार्सल वाकई भेज दिया है। हाँ, जरा रसीद दिखाइए तो। दुकानदार ने कहीं से खोज खाज कर डाक खाने की रसीद निकाली और मेरे सामने रख दी। मैंने रसीद देखी और फिर मेरे मुंह से शांति की सांस निकल गई। रसीद पर नासिर खां का पता लिखा हुआ था, सुल्तानिया रोड, मध्य प्रदेश स्टेट एम्पोरियम के पास, भोपाल। मैं दुकान से उतर आया। नासिर खां का भोपाल का पता मैंने अच्छी तरह याद कर लिया और पहला मौका हाथ आते ही एक कागज पर नोट कर लिया। तीनों में से एक का पता लग जाने के बाद बाकी दो को तलाश कर लेना मेरे लिए कठिन काम नहीं था। अब मेरे लिए समस्या थी दिल्ली से बाहर निकलने की। मेरा वर्तमान बहुरूप कितना ही अच्छा क्यों नहीं था, लेकिन फिर भी एक फरार कैदी की तलाश की ताजा गर्मा गर्मी में मेरे पहचाने जाने और पकड़े जाने की काफी संभावना थी। फिर नवंबर का महीना चल रहा था। मेरे पास न कपड़े थे और न रहने का ठिकाना। ऐसी संदिग्ध स्थिति मेरे लिए और भी खतरनाक साबित हो सकती थी। वर्तमान स्थिति में मुझे इसी में अपना कल्याण लगता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय तक रीगल के हिप्पी टोले के साथ चिपका रहूं। पुलिस की तलाश ठंडी हो जाने के बाद ही भोपाल का रुख करना श्रेयस्कर था। और अब मेरी तलाश केवल पुलिस ही नहीं, गंजे चौधरी के आदमी भी कर रहे होंगे। वे लोग मेरे लिए पुलिस से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते थे, क्योंकि पुलिस को मेरे बहुरूप का ज्ञान नहीं था, जबकि मेरा वर्तमान बहुरूप मुझे प्रदान किया ही गंजे के आदमियों द्वारा गया था। लाजपत राय मार्केट के सामने से मैं 4 सीटर पर बैठा और रीगल पहुंच गया। मैं वापस गेस्ट हाउस में पहुंचा, जहां मेरी पिछली रात की संगिनी हिप्पी बाला अभी भी सोई पड़ी थी। उस हिप्पी बाला का नाम मार्गरेट था। पता नहीं उसे मुझ में क्या भा गया था कि उसने न केवल सहज ही मुझे अपना दोस्त कबूल कर लिया था, बल्कि उसने मुझे बड़ी सहूलियत से अपने हिप्पी टोले में भी खपा लिया था। अगले 8 दिन का मेरा एक एक क्षण उन्हीं लोगों के, विशेष रूप से मार्गरेट के संसर्ग में गुजरा। रोज सामूहिक रूप से दम मारो दम का प्रोग्राम, रोज किसी न किसी डिस्कोथेक में, अधिकतर सेलर में ही, राग रंग की दीवानगी से भरपूर महफिलें और फिर रात को उन्मुक्त अभिसार का आलम। जिंदगी का आनंद आ गया। उस दौर में मैंने अपने लिए कुछ जरूरी सामान खरीद लिया था। एक छोटा सा एयरबैग जैसा बैग, टॉयलेट का सामान, एक पजामा सूट, एक हाई नेक का स्याह काला गर्म स्वेटर, एक अतिरिक्त जीन और कमीज और अंडरवेयर वगैरह। उन दिनों में चौधरी या उसके किसी आदमी से मेरा टकराव नहीं हुआ था और मैं पुलिस की निगाहों में आने से भी बच रहा था। 9वें दिन मेरी दिल्ली से निकासी की समस्या अपने आप ही हल हो गई। मार्गरेट और उसके साथी खजुराहो जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। मुझे भी साथ चलने का निमंत्रण दिया गया, जो कि मैंने बेहिचक स्वीकार कर लिया। उन लोगों का साथ मेरे पुलिस की निगाहों से बचे रहने की काफी हद तक गारंटी थी। गेस्ट हाउस में मार्गरेट की मुलाकात एक ब्रिटिश दंपत्ति से हुई, जो टूरिस्ट थे, जिनके पास एक बहुत बड़ी बसनुमा फर्निश्ड वैन थी, और वे झांसी तक मार्गरेट, उसके 2 हिप्पी साथियों को और मुझे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गए थे। अगले दिन सुबह हम सब लोग दिल्ली से कूच कर गए। मुझे एक छोटी सी बात की अतिरिक्त चिंता थी। मेरे बैग में चौधरी की भरी हुई रिवॉल्वर थी। रास्ते में किसी स्थान पर कहीं तलाशी हो जाने पर मुझे उस रिवॉल्वर की सफाई देना मुहाल हो जाता। वो रिवॉल्वर ही मुझे फंसाने का इकलौता साधन बन सकती थी। विदेशी हिप्पी अफीम और चरस की तस्करी के लिए सारे एशिया में बदनाम थे, इसलिए रास्ते में कहीं भी तलाशी का माहौल पैदा हो जाना कोई हैरानी की बात नहीं थी। लेकिन मेरे लिए यह खतरा उठाना जरूरी था। मैं रिवॉल्वर से किनारा नहीं कर सकता था। अजीत वगैरह से टकराव के संदर्भ में मुझे रिवॉल्वर से बहुत उम्मीदें थीं। मथुरा, आगरा और ग्वालियर पड़ाव डालते हुए हम लोग कोई 1 सप्ताह में झांसी पहुंचे। सौभाग्यवश रास्ते में पुलिस द्वारा रोका टोकी या तलाशी की कहीं नौबत नहीं आई थी। इतने दिन सुरक्षित गुजर जाने के बाद वैसे भी अब मेरा हौसला बुलंद हो चुका था। जेल से मेरे फरार होने का सनसनीखेज मामला भी अब ठंडा पड़ चुका था और बैंक डकैती का तो अब अखबार में जिक्र तक नहीं आता था। तब तक मार्गरेट से मेरी दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते थे। उसने इस हद तक मुझे अपने आप में लपेट लिया था कि मुझे चिंता होने लगी थी कि समय आने पर मैं उससे अलग कैसे हो पाऊंगा।
कोई और वक्त होता तो मैं मार्गरेट के मादक संसर्ग से किनारा करने की कल्पना तक ना करता। उल्टा वो मुझे अपने से झटकने की कोशिश करती तो मैं बेशर्मों की तरह उससे चिपका रहता। लेकिन मेरे सामने एक मिशन था, एक ध्येय था। मैंने कसम खाई थी कि मैं अजीत वगैरह को उनकी दगाबाजी की सजा दिए बिना नहीं छोड़ूंगा। झांसी में हम ब्रिटिश दंपति से अलग हो गए। एक सुबह हम बस पर सवार हुए और लगभग 5 घंटे के सफर के बाद खजुराहो पहुंचे। खजुराहो में हम चारों चंदेला होटल के 2 विशाल कमरों में ठहरे। लंच के तुरंत बाद हम खजुराहो के मंदिर देखने के लिए रवाना हो गए। रात को हम होटल वापस लौटे। वो रात मेरी मार्गरेट के संसर्ग में गुजरी आखिरी रात थी। पता नहीं ये खजुराहो के मंदिरों में रति क्रियाओं को दर्शाती पत्थरों में से तराश कर बनाई गई मूर्तियों का प्रभाव था, या खजुराहो गांव के रहस्यपूर्ण वातावरण का प्रभाव था, या सर्दियों की रात की बढ़ती हुई ठंडक का प्रभाव था, या हशीश के जरूरत से ज्यादा नशे का प्रभाव था कि मार्गरेट सारी रात लता की तरह मुझसे चिपकी रही। एक क्षण के लिए भी तो उसने मुझे नहीं छोड़ा। उसे बलपूर्वक अपने से अलग करने की कोशिश करता था तो वह नींद में ही और जोर से मुझसे लिपटती थी। भोर का उजाला फैला तो कहीं उसकी गिरफ्त मेरे शरीर से ढीली पड़ी। मैंने उसे अपने शरीर से अलग किया और उठ खड़ा हुआ। कूच की तैयारी में मैंने केवल 10 मिनट लगाए। मैंने एक आखिरी हसरत भरी निगाह उसके दूध से गोरे पुष्ट नग्न शरीर पर डाली और वहां से रवाना हो गया। मार्गरेट दोपहर तक सोने की आदी थी। उसके जागने तक मैं खजुराहो से बहुत दूर निकल चुका होऊंगा। हिच हाइकिंग और छोटे छोटे फासले तय करने वाली बसों का सहारा लेता अगले दिन रात को मैं भोपाल पहुंचा। भोपाल में मैं एक ऐसे घटिया से होटल में ठहरा जिसके मालिक को कैसा भी ग्राहक बिना किसी जवाब तलबी के स्वीकार था। संयोगवश वहां एक हिप्पी पार्टी भी ठहरी हुई थी। मैं वहां सुरक्षित था। अगले दिन मैंने रिवॉल्वर को बैग में से निकालकर अपनी पतलून की बेल्ट में खोस लिया और ऊपर से जैकेट की जिप बंद कर ली। मैं होटल से निकला और सुल्तानिया रोड पहुंचा। वहां मध्य प्रदेश स्टेट एम्पोरियम के पास मामूली सी पूछताछ करने पर ही मुझे मालूम हो गया कि नासिर खां कहाँ रहता था। नासिर खां एक तिमंजिली इमारत की दूसरी मंजिल के एक फ्लैट में रहता था। कई घंटों मैं उस फ्लैट की निगरानी करता रहा। मुझे नासिर खां, अजीत या रश्मि में से किसी के भी दर्शन नहीं हुए। अंत में मैंने हिम्मत करके फ्लैट का चक्कर लगाने का फैसला किया। मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा। मैंने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। मुझे जानकर बड़ी हैरानी हुई कि दरवाजा खुला था। मैंने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली और दरवाजे का एक पल्ला पूरा खोल दिया। वो दरवाजा एक ड्राइंग रूम में खुलता था। ड्राइंग रूम खाली था। मैंने सावधानी से भीतर कदम रखा। अपने पीछे मैंने दरवाजा बंद कर दिया और चिटखनी चढ़ा दी। ड्राइंग रूम के पृष्ठ भाग में एक और दरवाजा था जो बंद था। मैं दबे पांव उस दरवाजे की ओर बढ़ा। समीप आकर मैंने धीरे से दरवाजे को भीतर की ओर धकेला। वो दरवाजा भी खुला था। दरवाजे के दोनों पल्लों में जब लगभग 1 इंच की झिरी पैदा हो गई तो मैंने उसमें आंख लगाकर भीतर झांका। वो एक बेडरूम था। कमरे का अधिकतर भाग एक डबल बेड ने घेरा हुआ था। बेड पर पीठ के बल कोई सोया पड़ा था। उसका शरीर छाती तक एक कंबल से ढका हुआ था। मैंने दरवाजे का एक पल्ला पूरा खोल दिया और भीतर कदम रखा। मैं पलंग के समीप पहुंचा। वहां नासिर खां था। मैंने शांति की सांस ली। कोई तो हाथ आया। मेरी तलाश नाकाम नहीं गई थी। मैं बेडरूम से बाहर निकल आया। सबसे पहले मैंने फ्लैट का मुख्य द्वार भीतर से बंद किया। फिर मैंने बेडरूम समेत सारे फ्लैट की तलाशी ले डाली। 50 लाख रुपए के नोटों से भरे हुए लोहे के 7 बक्से छुपाने के लिए या केवल इतनी बड़ी रकम छुपाने के लिए काफी जगह दरकार थी। रुपया कम से कम उस फ्लैट में तो नहीं था। रुपये की अनुपस्थिति ही ये सिद्ध करने के लिए काफी थी कि उन लोगों का कोई और भी ठिकाना था। बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल पर मुझे एक चाबियों का गुच्छा पड़ा मिला जिसकी 2 चाबियां मैं अच्छी तरह पहचानता था। एक मॉरिस माइनर की इग्निशन की थी और दूसरी चाबी उसके दरवाजों को लगती थी। बेडरूम के पायदाने एक स्टूल पड़ा था। मैं उस पर बैठ गया। नासिर खां की आंखें भी बंद थी। उसके सांस लेने के ढंग से ऐसा लगता था जैसे वो बहुत तकलीफ में हो। मैंने पतलून की बेल्ट में खुसी रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। फिर मैंने बायां हाथ बढ़ाकर नासिर खां के शरीर से कंबल खींच लिया। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैंने रिवॉल्वर की नाल से पलंग की पट्टी खटखटाई। नासिर ने आंखें खोली। सबसे पहले उसकी निगाह अपनी ओर तनी रिवॉल्वर की नाल पर पड़ी। निगाह नाल से उचटी तो सीधी मेरे चेहरे से आकर टकराई। उसका मुंह खुल गया और नेत्र फट पड़े। फिर उसने यूं जोर से आंखें मिचमिचाई जैसे जो वो देख रहा था उसे उस पर विश्वास न हो रहा हो। उसने दोबारा आंखें खोली
तो उसे अपने सामने फिर मैं ही दिखाई दिया। हेलो नासिर। मेरे होठों पर एक क्रूर मुस्कुराहट उभरी। रिमेंबर मी? मेरे हिप्पी रंग रूप के बावजूद भी उसने मुझे तुरंत पहचान लिया था। तुम? उसके कांपते होठों से केवल इतना ही निकला। भय और आतंक के आधिक्य से उसका चेहरा लाश की तरह सफेद हो गया था। हाँ, मैं तुम्हारा पुराना दोस्त। उठकर मेरा स्वागत नहीं करोगे? मेरे गले नहीं मिलोगे? उसने असहाय भाव से मेरी ओर देखा। क्या बात है? मैं उत्सुक स्वर में बोला। तबीयत तो ठीक है? "अ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ," वह कंपित स्वर से बोला। मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। अच्छा, कब? रीढ़ की हड्डी टूटने का मतलब था कि अगर वो मरा नहीं तो जिंदगी भर के लिए अपाहिज तो हो ही गया था। फिर तो वो अपने स्थान से हिलने डुलने के भी काबिल नहीं रहा था। आज सुबह एक्सीडेंट हो गया, वो बोला। कैसे? मैं अपनी कार की डिक्की में कुछ सामान रख रहा था। अजीत अपनी जीप बैक कर रहा था। पता नहीं उससे ब्रेक नहीं लगाया, जाने क्या हुआ कि जीप का पृष्ठ भाग सीधा मेरी पीठ से आकर टकराया। मैं धक्के से हवा में उछल गया। नीचे जमीन से टकराने से पहले ही मेरी चेतना लुप्त हो चुकी थी। होश आया तो मैंने स्वयं को इस बिस्तर पर पाया। मालूम हुआ कि मेरी रीढ़ की हड्डी 2 जगह से टूट गई है। उसका जिंदा रहना मुश्किल था। मेरा काम उसकी तकदीर ने कर दिया था। उसकी तकदीर नहीं, उसे सजा दे दी थी। तुम हिल डुल नहीं सकते? मैंने पूछा। कतई नहीं, केवल गर्दन हिला सकता हूँ। गर्दन में तकिए से उठा तक नहीं सकता, और कमर से नीचे तो सारा भाग मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे शरीर के साथ है ही नहीं। अजीत और रश्मि कहाँ हैं? वो डॉक्टर को बुलाने गए थे। डॉक्टर को? क्या वो बंबई से बुलाने गए हैं? मैं 4 घंटे से तुम्हारे फ्लैट के बाहर मौजूद हूँ। मुझे तो उनकी सूरत दिखाई नहीं दी। कितने बजे गए थे? 11 बजे। और अब 3:30 बज गए हैं। नासिर के चेहरे पर चिंता के लक्षण प्रकट हुए। नासिर, मैं गंभीर स्वर से बोला, तुम धोखेबाज ही नहीं, अक्ल के अंधे भी हो। क्या इतनी मामूली बात तुम्हारी मोटी अक्ल में नहीं घुस रही कि वे लोग तुम्हें मरने के लिए यहाँ छोड़ गए हैं? उन्होंने जानबूझकर तुम्हें दुर्घटना का शिकार बनाया है ताकि तुम मर जाओ और लूट का सारा माल वो दोनों हड़प जाएं। नहीं, नासिर चिल्लाया, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग मुझे धोखा नहीं दे सकते। वो लोग तुम्हें धोखा दे चुके हैं। वो लोग तुम्हें मरने के लिए यहाँ छोड़ गए हैं। तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाने का कभी इरादा था ही नहीं। मैं उन्हें जान से मार डालूंगा। इस वक्त तो तुम एक मक्खी मारने के भी काबिल नहीं हो। लेकिन मैं अर्थपूर्ण स्वर से बोला, तुम्हारा ये काम मैं करने के लिए तैयार हूं। कहाँ है वो? तुम जेल से कैसे निकल भागे? उत्तर में मैं केवल मुस्कुराया। तुम्हें मेरा पता कैसे लगा? बस लग गया। कैसे? अब छोड़ो, पता कैसे भी लगा। बहरहाल इस समय मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो, ये भी बताने की जरूरत है? जाहिर है कि तुम अपना हिस्सा हासिल करने के लिए ही यहाँ आए हो। तुम्हारा हिस्सा 10 लाख रुपए है। अगर तुम उन धोखेबाजों के खिलाफ मेरी मदद करना कबूल करो तो हम सारी रकम आधी आधी बांट सकते हैं। इस प्रकार तुम्हें 25 लाख रुपए मिलेंगे। अजीत है कहाँ? पहले तुम मेरे लिए डॉक्टर बुलाओ। ड्राइंग रूम में टेलीफोन है, जल्दी करो। मैंने अपने स्थान से हिलने का कोई उपक्रम नहीं किया। तुम पछताओगे, वो धमकी भरे स्वर से बोला। मैं अपने स्थान से उठा। रिवॉल्वर मैंने पतलून की बेल्ट में खोस ली और उसकी ओर बढ़ा। वो कुछ क्षण असमंजस पूर्ण नेत्रों से मुझे घूरता रहा और फिर एकदम आतंकित स्वर से चिल्लाया, खबरदार मेरे पास मत आना। गेट बैक, गेट बैक, आई से गेट बैक। मैं पलंग के सिरहाने पहुंचा। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके सर के बाल अपनी मुट्ठी में पकड़ लिए। उसके चीखने चिल्लाने की परवाह किए बिना मैंने उसका सिर तकिए से कोई 4 इंच ऊंचा उठाया और फिर छोड़ दिया। उसके मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली। फिर उसकी आंखें उलट गईं और सिर एक ओर लटक गया। मैंने उसकी नब्ज देखी। नब्ज काफी धीमी चल रही थी। वो नहीं जानता था कि वो कितनी बुरी हालत में था। वो समझ रहा था कि डॉक्टर आएगा और उसे ठीक कर देगा, लेकिन मेरा ख्याल था कि अगर वो फौरन अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो भी वो कुछ घंटों से अधिक जीने नहीं वाला था। मैं किचन में से एक ग्लास पानी भर लाया। मैंने थोड़ा सा पानी जबरदस्ती उसकी हलक में धकेला और बाकी उसके चेहरे पर उलट दिया। नासिर के नेत्र फड़फड़ाए। मैं वापस स्टूल पर जा बैठा। उसके पूरी तरह होश में आने तक मैं चुपचाप स्टूल पर बैठा रहा। अजीत कहाँ है? अंत में मैंने फिर अपना पुराना सवाल दोहराया। वो अपलक मेरी ओर देखता रहा। नासिर, जिंदा रहने के लिए तुम्हें फौरन डॉक्टरी सहायता की जरूरत है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाऊं तो जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। मुझे नहीं मालूम, वो क्षीण स्वर से बोला।
तुम एक ऐसा झूठ बोल रहे हो जिससे तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है। अजीत और रश्मि तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ गए हैं और तुम उनकी सलामती के लिए उनका पता मुझसे छुपा रहे हो। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? तुम पहले डॉक्टर को फोन करो। पहले तुम मुझे अजीत का पता बताओ। मुझे नहीं मालूम। इडियट, मैं दांत पीस कर बोला। मैं तुम्हारे साथ बहुत नरमी से पेश आ रहा हूँ। मैं एक बार तुम्हें पलंग से उठाकर सीधा खड़ा करके भी छोड़ दूं तो तुम्हारी आत्मा शरीर से किनारा कर जाएगी, इसलिए अक्ल से काम लो। वो चुप रहा। अजीत कहाँ है? मैंने फिर पूछा। मुझे नहीं मालूम। मैं अपने स्थान से उठा। उसकी आंखों में आतंक की छाया तैर गई। अगर तुम समझते हो कि इस हठ धर्मी से तुम्हें कोई फायदा पहुंचने वाला है तो ये तुम्हारी मूर्खता है। रुक जाओ, रुक जाओ, वो चिल्लाया। रुक जाओ, मेरे पास मत आना। तो फिर बोलो, अजीत कहाँ है? वो चुप रहा। मैंने उसे सिर के बालों से पकड़ लिया। बताता हूँ, बताता हूँ, वो चिल्लाया। मैंने उसके बाल छोड़ दिए। वो जोर जोर से हांफने लगा और असहाय भाव से मेरी ओर देखने लगा। मैं उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अजीत, वह क्षीण स्वर से बोला, इलाही बाग के फार्म हाउस में है। और इलाही बाग कौन सी जगह है? सांची की ओर जाने वाली सड़क के 14वें मील के पत्थर के पास से एक कच्ची सड़क दाईं ओर फूटती है। वो सड़क सीधा इलाही बाग पहुंचाती है। और वो बाग किसका है? अजीत के दोस्त का। दोस्त भी वही है? हाँ। क्या नाम है उसका? वजाहत अली। अच्छा, बाग में और कौन कौन है? 3-4 नौकर चाकर हैं बस। अजीत वहां क्यों रह रहा है? उसे वो जगह नगर के मुकाबले में सुरक्षित लगती है। तो तुम नगर में क्यों रह रहे हो? मैं कल ही यहाँ आया हूँ। पहले मैं भी वहीं था, लेकिन मैं वहां की बोर जिंदगी से तंग आ गया था। तुम्हें कैसे पता है कि अजीत वहीं होगा? क्योंकि भोपाल में इस फ्लैट और उस फार्म हाउस के अलावा उसका और कोई ठिकाना नहीं है। रश्मि ने अजीत के किसी कॉफी बार का जिक्र किया था। वो कॉफी बार किलोल पार्क में था, अब बंद हो चुका है। रश्मि भी इलाहीबाग में अजीत के साथ है? हाँ। और डकैती का रुपया भी वही है। नासिर हिचकिचाया। चुप रहने से क्या फायदा? तुम्हारे साथी तो तुम्हें धोखा दे ही चुके हैं। तुम्हारा उनसे कोई उम्मीद करना बेकार है। अच्छा, एक्सीडेंट अगर मैं मान भी लूं कि संयोगवश हो गया, तो भी उनका तुम्हें इस प्रकार असहाय हाल में यहाँ छोड़ जाना ही क्या ये सिद्ध करने के लिए काफी नहीं है कि वे तुम्हें लूट के माल से हिस्सा नहीं देना चाहते? नासिर, उनसे तुम्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा भला कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बुला सकता हूँ। लूट की रकम में से तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दिला सकता हूँ। तुम ऐसा करोगे? ये तुम्हारे सहयोग पर निर्भर करता है। रुपया फार्म हाउस में ही है, नासिर बोला। फार्म हाउस में कहाँ? इमारत में ही कहीं। पक्का ठिकाना मुझे नहीं मालूम। वो घर वजाहत अली का है, इसलिए उसी ने रुपया कहीं छुपाया है। और ये वजाहत अली कैसा आदमी है? क्या मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं कि रुपया वही हड़प कर जाए? ऐसा नहीं हो सकता। अजीत को उस पर पूरा विश्वास है। आजकल का पूरा विश्वास कैसा होता है, इसके बहुत नमूने मैं देख चुका हूँ। लेकिन वो वाकई भरोसे का आदमी है, जैसे अजीत तुम्हारे भरोसे का आदमी था, है ना? मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि अजीत मुझे धोखा दे गया है। सपने देखते रहो, दिल बहला रहेगा। वो चुप रहा। मैंने ड्रेसिंग टेबल से चाबियों का गुच्छा उठा लिया। कार तुम्हारी है या ये भी चोरी की है? मैंने पूछा। मेरी नहीं है, नासिर बोला। लेकिन चोरी की भी नहीं है। तो फिर किसकी है? अजीत की। आई सी। कहाँ खड़ी है? मध्य प्रदेश स्टेट एम्पोरियम की पार्किंग में। मैंने चाबियों के गुच्छे में से मॉरिस माइनर की दोनों चाबियां निकाल ली और गुच्छा वापस ड्रेसिंग टेबल पर उछाल दिया। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। कहाँ जा रहे हो? नासिर व्यग्र स्वर से बोला। यहां से बाहर। लेकिन पहले डॉक्टर को तो फोन करो। फोन खुद कर लो। लेकिन मैं तो अपने स्थान से हिल भी नहीं सकता। कितने अफसोस की बात है। तुम मुझे इस असहाय हालत में छोड़कर यहां से नहीं जा सकते। वो यूं बोला जैसे रोने लगा हो। तुम्हारे जैसे धोखेबाज आदमी के लिए तो मैं एक उंगली हिलाना भी पसंद नहीं करूंगा। मैं नफरत भरे स्वर से बोला। अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ इस हालत में मिले, वरना तुम्हारे नापाक खून से मुझे अपने हाथ रंगने पड़ते। और फिर अगर डॉक्टर आ भी जाए तो वो तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम्हारी जिंदगी की केवल चंद घड़ियां बाकी हैं। तुम्हारी मौत निश्चित है। अपने पीछे रोते चिल्लाते, गालियां देते, फरियाद करते बेबस नासिर खां को छोड़कर मैं फ्लैट से बाहर निकल आया।